हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। और जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा कि हम पढ़ रहे थे गॉस लॉ की एप्लीकेशंस या यूज़ ऑफ गॉस लॉ, जिसकी हेल्प से हम अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे थे। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज्ड स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज्ड स्फीयर। अब ये जो डायग्राम्स आप देख रहे हैं, देखिए हम बात कर रहे हैं एक चार्ज स्फीयर की। अब जो स्फीयर है वो हमारे पास दो टाइप के मटेरियल से बना हुआ हो सकता है कि स्फीयर कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ हो या फिर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ हो। तो इसका मतलब हमारा जो टॉपिक है वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि हमारा स्फीयर कंडक्टिंग है या नॉन कंडक्टिंग है। उसके बाद फर्दर अब चाहे कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग कैसा भी हो, दोनों केस में स्फीयर हमारा होलो भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। इसलिए कंडक्टिंग स्फीयर के दो केस हो गए, होलो एंड सॉलिड, और नॉन कंडक्टिंग के भी दो केस हो गए, होलो एंड सॉलिड। अब आप देखिए कि ये जो तीन केस हैं, कंडक्टिंग स्फीयर के दोनों केस होलो और सॉलिड स्फीयर, और नॉन कंडक्टिंग का होलो स्फीयर, ये तीनों केस सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि अगर कंडक्टिंग स्फीयर होलो है तो चार्ज उसकी सरफेस पर रहेगा, अगर सॉलिड है तो भी चार्ज उसकी सरफेस पर रहेगा। क्योंकि कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है जिसमें उसके अंदर का जो चार्ज है वो हमेशा जीरो होता है। कंडक्टर को अगर आप कोई भी चार्ज देंगे ऑटोमेटिकली वो उसकी आउटर सरफेस पर स्प्रेड हो जाएगा। मान लीजिए कि ये मेरे पास एक मार्कर है, अगर ये कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ हो और मैं यहाँ पर कुछ थोड़ा सा भी चार्ज दूंगा तो वो चार्ज अपने आप पूरी सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसलिए कंडक्टिंग स्फीयर में होलो और सॉलिड दोनों केसेस सेम रहेंगे। अब बात करते हैं नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की। नॉन कंडक्टिंग में अगर होलो स्फीयर है तो चार्ज सिर्फ आउटर सरफेस पर ही गिवन होगा, और अगर सॉलिड स्फीयर है तो चार्ज पूरे वॉल्यूम पर होगा। तो ये अकेला ही केस स्फीयर का हमारे पास अलग है, जो कि नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का केस है। तो हमारे पास ओवरऑल स्फीयर के दो केस बनते हैं। इन तीनों में से कुछ भी पूछा जाए, ऑल केसेस आर सेम। और चौथा केस है नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का। अब इन दोनों में क्या मेन डिफरेंस है? यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी है वो है सरफेस चार्ज डेंसिटी, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। स्फीयर का एरिया 4πr²। यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी है वो है हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3πr³। चलिए, ये एक आइडिया मैं आप लोगों को देना चाहता था कि इसमें टोटल 4 टॉपिक बनते हैं। 4 में से 3 केस बिल्कुल सेम है, इसलिए उनका एक ही टॉपिक है, और दूसरा ये। तो हम 2 अलग अलग केसेस स्टडी करेंगे। एक तो इन तीनों की जगह कोई भी एक केस स्टडी करेंगे, बाकी सारे सेम होंगे, और दूसरा ये केस। चलिए अब हम उसे 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। तो हमारा केस है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर। इसकी जगह चाहे आपसे ये पूछा जाए चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर, तो भी हमारे पास सेम होगा। कंडक्टिंग में दोनों केस ऑलरेडी सेम है। तो हम मानकर चलते हैं कि हमारे पास कोई एक स्फीयर है, एक स्फीयर जिसका रेडियस है कैपिटल R, और वो चार्ज है। अगर चार्ज है तो डियर स्टूडेंट्स, चार्ज उसकी आउटर सरफेस पर होगा। तो ये हमारे पास चार्ज हो गया। सपोज करते हैं कि टोटल चार्ज कैपिटल Q गिवन है, तो हमें ये बताना होगा कि लेट अस सपोज ए स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R, ए कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R, एंड ए टोटल चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स एंटायर सरफेस एरिया। सो इट्स सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, हाउ मच इट विल बी? Q/4πr²। ओके फाइन। अब हम बात करते हैं इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो हमें कहाँ कहाँ कैलकुलेट करनी हो सकती है? हमारा जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो इस स्फीयर के बाहर हो सकता है, हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन स्फीयर पर हो सकता है, और ऑब्जर्वेशन पॉइंट अंदर भी हो सकता है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ए पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर। तो अगर एक पॉइंट है जो कि r डिस्टेंस पर, स्मॉल r डिस्टेंस पर फील्ड के स्फीयर के बाहर है, तो सबसे पहला स्टेप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा स्टेप हमारा क्या था? गॉसियन सरफेस। देखिए स्फेरिकल चार्ज्ड बॉडी की वजह से गॉसियन सरफेस स्फेरिकल ही होगा। तो ये हमारे पास है गॉसियन सरफेस आउटसाइड द स्फीयर। ओके, चलिए अगर ये गॉसियन सरफेस है तो हम यहाँ पर एक एरिया मान लेते हैं ds। अगर ये एरिया है तो एरिया की डायरेक्शन किधर होगी? एरिया के परपेंडिकुलर।
और क्योंकि हमारा जो चार्ज्ड स्फीयर है वो पॉजिटिव चार्ज्ड है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सभी डायरेक्शन में आउटसाइड ही होगी या आउटवर्ड्स होगी एट ऑल पॉइंट्स। आप यहां पर बात करेंगे तब भी ऐसा ही होगा, एरिया जो है जिस डायरेक्शन में एरिया होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। आप यहां पर बात करेंगे तब भी जिस डायरेक्शन में एरिया है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, इसलिए फील्ड इंटेंसिटी और एरिया के बीच में एंगल आ गया 0 डिग्री। ओके, तो हमारा नेक्स्ट केस है फ्लक्स कैलकुलेट करना दिस गॉसियन सरफेस। फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds। अब मैं कुछ स्टेप मिस कर रहा हूं, आप इस इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे E ds cos थीटा, डॉट प्रोडक्ट ओपन कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा E ds cos थीटा, थीटा आपके पास 0 डिग्री है, cos 0 डिग्री हो जाएगा 1, इसे मैं हटा देता हूं। E जो है इन सभी पॉइंट्स पर सेम है, कांस्टेंट वैल्यू का है, इसलिए हम E को बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन में रह गया ओनली ds। ds का इंटीग्रेशन होता है बच्चों टोटल एरिया, ds क्या है, ये स्मॉल एरिया, इसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इस बड़े स्फीयर का टोटल एरिया, तो इसका टोटल एरिया क्या होगा 4 पाई r²। तो फ्लक्स कैलकुलेट कर चुके हैं। अगला स्टेप हमारा क्या था, गॉस लॉ के एप्लीकेशन में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार हमें डेराइव करना है। तो नेक्स्ट स्टेप है गॉस थ्योरम अप्लाई करना। फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया हमने E इंटू 4 पाई r² बाय अप्लाइंग गॉस लॉ। अब हम गॉस लॉ अप्लाई करेंगे तो जो फ्लक्स है वो Q बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, कैपिटल Q हमने मान रखा है टोटल चार्ज। इस गॉसियन सरफेस के अंदर का टोटल चार्ज कितना है, इतना, तो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट ये गॉस थ्योरम कहता है। तो यहाँ से E कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, E विल बी इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई r² एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इस सेंटर से डिस्टेंस की टर्म्स में अगर बात करें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें मिल गया। आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी r वेक्टर की डायरेक्शन में ही है, तो अगर आप यहाँ पर वेक्टर लगाना चाहें तो आप यहाँ पर यूनिट वेक्टर लगा देंगे, इसकी वैल्यू 1 है, सिर्फ डायरेक्शन दिखा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस वेक्टर या पोजीशन वेक्टर जो है उसी की डायरेक्शन में है। ओके फाइन। अगर हम इसी फार्मूले को कन्वर्ट करना चाहें चार्ज डेंसिटी की टर्म्स में तो फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं, Q बराबर होता है चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया। ध्यान देंगे ये एरिया कौन सा लेना है, जहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस एरिया पर जिसका रेडियस है कैपिटल R। ओके, सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल R² डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r²। 4 पाई से 4 पाई कैंसल, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सिग्मा इंटू r² डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल r²। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। डायरेक्शन आप चाहे इस r वेक्टर का दिखाओ या इस r वेक्टर का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों सेम ही रहेंगे। चलिए, ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये फार्मूला है चार्ज की टर्म्स में और ये फार्मूला हमारे पास है चार्ज डेंसिटी की टर्म्स में। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी एट ए पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर। तो ये हमारा पहला केस था आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर। चलिए, इसी को मैं हटाते हुए दूसरा पॉइंट अगर मैं लिखना चाहूं, सेकंड पॉइंट, तो सेकंड पॉइंट हमारा है ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। जो स्फीयर हमें गिवन है चार्ज्ड स्फीयर, अगर हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन उसी के ऊपर हो। चलिए, मैं ये गॉसियन सरफेस भी हटा देता हूं ताकि हम इस स्पेस का यूज कर सकें। ये पहला केस हमारा हो गया। दूसरा केस हमारा क्या है कि अगर हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इसी स्फीयर पर हो। चलिए, अगर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ है तो स्मॉल r और कैपिटल R बराबर हो गए हैं, तो आप डायरेक्टली, क्योंकि ये स्फीयर का ही केस है, इस केस में गॉसियन सरफेस यही स्फीयर होगा, इसलिए जो हमने डेरिवेशन किया है वही हमें दोबारा भी करना होगा। या तो आप दोबारा करें या फिर r बराबर r पुट कर दें आप डायरेक्ट फार्मूले में। सो यू विल गेट E ऑन द सरफेस विल बी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R² R यूनिट वेक्टर। तो ये आपके पास डायरेक्टली फार्मूला मिल जाएगा। ये हमें कहाँ से मिला, हमने स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख दिया। चलिए, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एट ए पॉइंट इनसाइड द स्फीयर। E इनसाइड अगर हमें कैलकुलेट करना हो, E इनसाइड 0 है। 0 क्यों है, देखिए आप इस स्फीयर के अंदर कोई भी पॉइंट लीजिए, ये हमने कोई पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ले लिया, इसका जो डिस्टेंस है वो r डैश ले लिया।
आप देख रहे हैं कि इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। इसके ये जो गॉसियन सरफेस हमारा 3 बना है, इस थर्ड सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड डॉट प्रोडक्ट विद ds का अगर हम इंटीग्रेशन करें, इट विल बी इक्वल टू q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस लॉ है और q इनसाइड 0 है। अगर ये 0 है तो ये हमारे पास 0 हो गया। इसलिए यहां से हमें रिजल्ट ये मिलेगा कि E इनसाइड जो है वो 0 है। बिकॉज देखिए, जब आप डॉट प्रोडक्ट ओपन करेंगे E ds cos थीटा, तो 3 फैक्टर हो गए, इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया और थीटा। थीटा 0 डिग्री है तो cos 0 डिग्री 1 हो गया। एरिया इसका 0 है नहीं, इसका एरिया है 4 पाई r डैश का स्क्वायर, इसलिए 0 कौन बचा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ पर 3 चीजों की प्रोडक्ट 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एरिया एंड cos थीटा। तीनों की प्रोडक्ट अगर 0 है तो तीनों में से मिनिमम एक का 0 होना जरूरी है। तो वो 0 कौन है? E इनसाइड इज इक्वल टू 0। तो इस टॉपिक में हमने 3 पॉइंट स्टडी किए। नंबर 1 बात, इनसाइड का फील्ड ये आ गया, सरफेस का फील्ड ये आ गया, और आउटसाइड का जो फील्ड इंटेंसिटी है वो मैं एक बार फिर से यहाँ लिख देता हूँ। वो हमारे पास है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर r डैश। इज दैट क्लियर? इसको भी अगर आप चार्ज डेंसिटी की टर्म्स में कन्वर्ट करना चाहें तो ये भी इजी है। Q को आप लिख सकते हैं सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर से r स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसल, सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये हमारे पास कोई चार्ज्ड स्फीयर है, तो चार्ज्ड स्फीयर के सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चलकर हम इसे यूज करेंगे। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स, इन फार्मूलाज को याद रखिए। अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड 0, बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड इतना और सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड इतना। इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है, अगर हम एक चार्ज्ड स्फीयर लें, कंडक्टिंग स्फीयर लें, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। इट मींस कोई चीज को अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है तो आप उसे कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर रख सकते हैं। तो बाहर चाहे फील्ड हो ना हो, लेकिन उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होगी। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। आगे चलकर आप डेफिनेशन देखेंगे, उसे मैं दोबारा से मेंशन नहीं करूंगा, आपकी एनसीईआरटी बुक में भी आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है बच्चों? शील्डिंग मीन्स बचाना, इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से। इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग एनी इंस्ट्रूमेंट और एनी सेंसिटिव डिवाइस फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बाय प्लेसिंग इट इन ए रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहाँ है? कंडक्टिंग बॉडी के अंदर। तो इसलिए ये हमारा जो टॉपिक था ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर। एक भी बात मैं और मेंशन कर दूं, यही सेम टॉपिक नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर का भी यही रिजल्ट है। अब हमारा स्फीयर का एक केस बचता है नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का, उसे हम आगे डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसको भी हम बिल्कुल सेम तरीके से ही सॉल्व करेंगे। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का केस है, थोड़ा सा पॉइंट अलग है। इसका मैं आपको हिंट दूंगा, इसके नोट्स आप खुद से बनाएंगे। देखिए, मैं आपको 3 पॉइंट बता देता हूँ। नंबर 1 बात, ये हमारे पास नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड ओवर एंटायर वॉल्यूम। तो इसके पूरे वॉल्यूम पर चार्ज है। तो हम अगर बात करेंगे रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो वो कितना होगा? Q अपॉन 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब। तो यहाँ पर सरफेस जो चार्ज डेंसिटी है वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। चलिए, अगर हम बात करें एक पॉइंट जो कि आउटसाइड है, इसमें भी वही 3 केस होंगे, आउटसाइड, ऑन द सरफेस, इनसाइड। आउटसाइड का जो केस है तो इसमें भी गॉसियन सरफेस वही बनेगा हमारा एक स्फीयर। यहाँ हम क्या करेंगे, उसी तरीके से ds एरिया लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर जो है वो सेम डायरेक्शन में होंगे, थीटा हमारे पास हो जाएगा 0 डिग्री। चलिए, तो बाय द सेम वे अगर हम सेम तरीके से सोल्व करेंगे तो लास्ट में हमें सेम आंसर मिल जाएगा। आउटसाइड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे पास होगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर r यूनिट वेक्टर। अगर हम इसके सेंटर से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसे स्मॉल r ले, बिल्कुल सेम आंसर। बट क्या ये रियल में बिल्कुल सेम है? ये सिर्फ सेम दिख रहा है। आप देखिए, इसे हम चार्ज डेंसिटी की टर्म्स में लिखते हैं, तो चार्ज डेंसिटी की टर्म्स में ये आंसर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Q किसके बराबर होगा? यहाँ से रो मल्टीप्लाइड बाय
4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब डिवाइडेड बाई दिस, इसे डिवाइड कर देते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर से। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या आया, रो आर क्यूब डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस आंसर को आप देखें, पिछला जो हमारा केस था कंडक्टिंग सफियर वाला, उसमें ये हमारे पास क्या आया था, इट वाज आई थिंक, चलिए इसे दोबारा बता देते हैं, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये था हमारा सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई सिग्मा आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये पिछला आंसर था, ये हमारा इस बार का आंसर है। तो आप देख पाएंगे कि जो आंसर है वो डिफरेंट है, सो इट इज नॉट सेम। ये फार्मूला हमें सेम दिख रहा है क्योंकि ये चार्ज की टर्म्स में गिवन है, और टोटल चार्ज जितना अंदर होगा उसकी टर्म्स में आपको फार्मूला सेम मिल जाएगा। तो ये आउटसाइड का केस हो गया। दूसरा केस हमारा बनता है सरफेस का। अगर हम सरफेस की बात करें डियर स्टूडेंट्स, आपने इसे 1 बाय 1 करना है, पहला पॉइंट आउटसाइड, दूसरा पॉइंट ऑन द सरफेस, लाइक दैट। सरफेस पर हम बात करेंगे तो जो स्मॉल आर है उसे हम रिप्लेस कर देंगे कैपिटल आर से, इज दैट क्लियर। और अगर हम इसे कैपिटल आर से रिप्लेस कर देंगे तो फिर हमारा ये जो आंसर है ये भी चेंज हो जाएगा। क्यू कितना है, रो मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। देखिए 4 पाई 2 पावर से 2 पावर कैंसिल, तो ये आ गया रो आर डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास आंसर है, आर वेक्टर की डायरेक्शन में ही फील्ड की डायरेक्शन होगी। चलिए ये 2 पॉइंट हो गए हमारे, आउटसाइड का केस हो गया है, सरफेस का केस हो गया है। तीसरा केस है इनसाइड का केस, और वो टोटली डिफरेंट है। चलिए हम उसको डिस्कस करते हैं। अगर हम उसको डिस्कस करें, आपने क्या करना है, एक पॉइंट ले लेना है, वो पॉइंट कहाँ होगा, इसके अंदर होगा। अगर ये पॉइंट है और ये डिस्टेंस है r डैश सेंटर से, तो हमारा जो नया गॉसियन सरफेस है वो ये बना, और इस गॉसियन सरफेस के अंदर का जो चार्ज है वो टोटल चार्ज से कम है। देखिए टोटल चार्ज है कैपिटल Q, इसके अंदर कुछ चार्ज होगा स्मॉल q, ये वाला चार्ज इससे कम है, नो डाउट एट ऑल। तो ये कितना है, सबसे पहले तो हम इस चार्ज का पता लगाते हैं। देखिए हमारे पास टोटल चार्ज कितने वॉल्यूम पर है, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब वॉल्यूम पर, और हमारे पास वॉल्यूम कितना है, यूनिट वॉल्यूम का चार्ज इतना आ गया। ये चार्ज है यूनिट वॉल्यूम का, हमारे चार्ज वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो नया चार्ज आ जाएगा। तो हमारे पास वॉल्यूम है 4/3 पाई आर डैश क्यूब, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, तो हमें चार्ज मिल गया कैपिटल Q आर डैश क्यूब डिवाइडेड बाय आर क्यूब, ये वैल्यू आ गई स्मॉल q की। तो डियर स्टूडेंट, अब गॉस लॉ अप्लाई करना हमारे लिए इजी हो जाएगा जब आप इसको सफियर का केस के तरीके से सोल्व करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में, थीटा 0 डिग्री, तो फ्लक्स कितना आ जाएगा, फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू गॉसियन सरफेस 3 इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds, डॉट प्रोडक्ट ओपन करेंगे, ई ds cos थीटा, थीटा 0 डिग्री, cos 0 डिग्री 1, तो हमारे पास ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ई ds में। ई को आप बाहर ले जाइए इंटीग्रेशन के, तो ई इंटीग्रेशन ऑफ ds, व्हाट इज दिस इंटीग्रेशन ऑफ ds, टोटल एरिया ऑफ दिस गॉसियन सरफेस, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 पाई आर डैश स्क्वायर। चलिए ये फ्लक्स हो गया हमारा E इंटू 4 पाई आर डैश स्क्वायर बराबर चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज कितना है, दिस मच, तो इसे पुट कर दीजिए कैपिटल Q आर डैश क्यूब डिवाइडेड बाय आर क्यूब। देखिए आर डैश की 2 पावर से 2 पावर कैंसिल, तो E कितना बचा, Q आर डैश डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है अंदर, इनसाइड। चलिए ये तो बात हो गई इनसाइड की चार्ज की टर्म्स में। अगर हम इसी को चेंज करना चाहें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की टर्म्स में, तो ये क्या आ जाएगा, चार्ज बराबर रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, ये चार्ज की वैल्यू है, मल्टीप्लाइड बाय आर डैश डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई, बचा क्या, रो आर डैश डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इनसाइड ए नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सफियर। तो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सफियर के अंदर इतनी फील्ड इंटेंसिटी है। ये किस पर डिपेंड कर रही है, चार्ज डेंसिटी पर, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पर, जो कि कांस्टेंट है। आर डैश सिर्फ चेंज हो रहा है,
तो जैसे जैसे आप सेंटर से ऊपर की तरफ जाएंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास बढ़ती जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो केसेस किए वो सफियर के सारे पॉसिबल केसेस थे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो केसेस स्टडी करेंगे वो होंगे थिन चार्ज्ड इनफाइनाइट शीट, थिन चार्ज्ड इनफाइनाइट शीट। चलिए उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, खुद को, अपने परिवार को, समाज और देश को सुरक्षित रखें। जय हिंद।